Assalamu alaikum everyone, welcome to ES Spoken English Production. Today we are going to do the day 5 for Mia Channu's serial day, Speak English in 45 days. आज हमारा डे 5 है मिया चन्नू सीरियल के हवाले से। तो आज के एपिसोड के हवाले से जो फहरिस्त है वो आपके सामने मुलाहिजा की जाती है। डियर व्यूअर्स, आज की फहरिस्त बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको कुछ प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से। सेकेंडली, आपको द यूज़ ऑफ विल हैव एंड शैल हैव भी करवाया जाएगा। यूज़ ऑफ विल हैव एंड शैल हैव और फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स भी आपको इसी के हवाले से लास्ट में टेस्ट भी दिया जाएगा कि सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। उसकी मश्क इस लेक्चर के लास्ट में दी गई है। By the way, I was going to introduce you about today's recipe. What we're going to do is the use of will have and shall have. Forms of verbs जैसे हमारी इस सीरियल में, इससे पहले सीरियल डे 4 था, उसमें हमने फॉर्म ऑफ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया था। आज हम यूज़ ऑफ सेकंड फॉर्म करेंगे। एंड देन इडियम ऑफ द डे एंड वर्ड ऑफ द डे, ऑफ कोर्स इस सीरीज़ में हमारे पास है ही। फिर some words to pronounce daily English speaking sentences, use of will have, shall have, forms of verbs. याद रखिएगा, forms of verbs का जो इस्तेमाल है वो इतना ही अहम है जितना कि टेंसेस सीखने में हमारा ये अहम किरदार अदा करेगा। So let's get started. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. The first thing is that we are going to do idiom of the day. Add insult to injury. Sometime लोग इसको कहते हैं ज़ख्मों पर नमक छिड़कना, और इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो सही है वो ये है add insult to injury. बाज़ लोग add salt to injury गलत बताते हैं। जो सही है वो है add insult to injury. And the next thing is that do not add insult to my injury. It's example sentence that I'm going to have. मेरे ज़ख्मों पर नमक मत छिड़को। Do not add insult to my injury. अगर हमने कहना उस लड़के के ज़ख्मों पे नमक मत छिड़को, तो फिर हम do not add insult to his injury. While we talking about a girl, we should say do not add insult to her injury. That is the criteria for using this idiom. Is very important and common in our environment of daily English speaking. So the word of the day, infinite, यानी लामहदूद. Sometimes we need a bank of word, and when we want to use something is unlimited. जब बहुत चीज़ों के हमें हवाले से बात करना हो तो हमें मुख्तलिफ वर्ड्स हमारे ज़हन में गर्दिश कर रहे होने चाहिए। जब हम बात करें लिमिटलेस की, जो चीज़ ख़त्म ना होती हो, तो उसके लिए इन्फिनिट यानी इन्फिनिटिव थिंग्स, जो चीज़ें ख़त्म ना हो, लिंक से लिंक बनती जाएं, चेन वाली हों, तो एंडलेस, बाउंडलेस, कंटिन्यूअस और कंसेक्टिव। जैसे सेंचुरी, कंसेक्टिवली ही मेड 5 सेंचुरीज इन अ मैच इन टूर्नामेंट। एक सीरीज़ में उसने 5 मैचेस में 5 सेंचुरीज की, तो वो कंसेक्टिवली उसने 5 सेंचुरीज की। कंसेक्टिवली दर्जा बदर्जा हर मैच में बगैर रुके। कंटिन्यूअस जारी यानी कि जारहाना बगैर रुके। एंडलेस बगैर ख़त्म हुए। बाउंडलेस बगैर बंद हुए। सो इन्फिनिट लामहदूद। इन्फिनिट एक ऐसा वर्ड है जिसको आप इसको वर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सच एज ये एक एडजेक्टिव है कि इसमें हम ख़त्म नहीं करते किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल, आवर आइज़ हैज़ अ पावर टू सी इन्फिनिटिवली, यानी हमारी आइज़ लामहदूद तक देख सकती हैं। सो द एग्जाम्पल सेंटेंस इज अ स्पेस और क्वांटिटी दैट इज़ इन्फिनिट, यानी हमारी जो स्पेस है, खला है, वो इन्फिनिट है, लामहदूद है, ख़त्म नहीं होती। Here the third segment of the day is some words that I'm going to have. You need to repeat after. मेरे साथ साथ पढ़िएगा। पहला जो ये है, हम इस तरह से पढ़ते हैं Don't go dear, but we should say Don, such as Don. Don, go dear. And the next word is put off the shoe. Put. So this should be with the D instead of T. We should not say put. We should say put or put, such as put off or pull off. लेकिन यहाँ पे हमारे पास
D जो है वो between है vowels के, तो हम D का sound देंगे, such as put off the shoe. Put off the shoe. Don is Smitty silent. Don, go dear. Put off the shoe. And the next sentence is let me. You should say let me. We should make silent C in T sound. We should say let me know more about you. About you. Now repeat after. Let me know about you. Perfect. Once again, let me know about you. And the third one is ask him to let you know about your health. Ask him to let you know about your health. Now speak consecutively. Ask him to let you know about your health. Ask him to let you know about your health. समटाइम हमें स्ट्रेस भी देना होता है, वर्ड की नेचर पे डिपेंड करता है कि वर्ड है किस किस्म का। जैसे बड़ा हो तो हम कहते हैं ह्यूज, हम अगर बगैर इम्प्रेशन के कहें ह्यूज तो देन देयर इज़ नो इम्प्रेशन इन योर स्पीकिंग व्हेन यू नो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द वर्ड। जब आपको पता हो कि वो लफ्ज़ कैसी नेचर रखता है तो हमको उसी ही अंदाज में बोलें। जैसे बिग को बिग, स्मॉल, ह्यूज। So the next sentence is I'll meet you tomorrow. I'll meet you tomorrow, or today, or yesterday in the afternoon. I'll meet you tomorrow. Tomorrow. Make stress in double R. You should say tomorrow. Or today, it's not today, it's your sound while O is not been omitted. We should say today, yesterday, day, yesterday, in the afternoon. I'll meet you tomorrow, or today, or yesterday in the afternoon. Now repeat after. Don't go dear. Don't go dear. Put off the shoe. Let me know more about you. Ask him to let you know about your health. I'll meet you tomorrow, or today, or yesterday in the afternoon. Once upon a time, there lived a farmer. There lived a farmer. याद रखिएगा कि जहाँ कहीं कॉमा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोरी में हो, या एटलीस्ट इसी तरह की लाइन में लाजमी ही होता है जब स्टोरी स्टार्ट हो रही हो तो रुक जाया करें, सांस लिया करें। Once upon a time, there lived a farmer. अब मैं बताता हूँ। Once upon a time, there lived a farmer. What is the difference? The difference is there is interest, there is no interest. Once upon a time, there lived a farmer. Now repeat after. Once upon a time, there lived a farmer. Long, long ago, he saw a huge amount of water. He saw a huge amount of water. Silent T. Amount of water. He saw a huge amount of water. He saw a huge amount of water. Now repeat after. He saw a huge amount of water. The last one is he saw a massive crowd of people and pride of lions. He saw a massive का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, huge crowd और massive crowd same meaning, यानी बहुत ज़्यादा. He saw a massive crowd of people and a pride of lions. Now repeat after. He saw a massive crowd of people and pride of lions. Once upon a time, there lived a farmer. Long, long ago, he saw a huge amount of water. He saw a massive crowd of people and pride of lions.
Now the next segment is we are going to do what is the use of second form of verb. जैसे कि आप टेंसेस कर ही रहे होते हैं, ये बाज़ औक़ात आप ऑनलाइन लर्निंग या क्लास में लर्निंग कर रहे होते हैं स्पोकन की, तो आपको एक कहानी लिखने के लिए दी जाती है, तो उसमें आपको ये वाला लेक्चर काफ़ी कारआमद साबित होगा। जैसे कि आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। इसके 3 हिस्से हैं। नंबर 1 कहानी लिखते हुए, अफसाना, आप बीती। फिर भी हम सेकंड फॉर्म हमने पढ़ा भी है, लिखा भी है, बोला भी है। किसी के कारनामे लिखने हो, मुहिम्मात लिखनी हो, एक्सपीडिशन लिखनी हो, जंग, मज़ामीन, वो सब कुछ हम सेकंड फॉर्म में रखते हैं। और किसी मरहूम की याद में भी हम सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो यूज़ टू के साथ हो। चुनांचे यूज़ टू एक सेकंड फॉर्म है, तो हम ये कहना पड़ेगा कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल भी किसी की आदत के बारे में बयान करने में गुजरेगा, जो गुजरे हुए ज़माने के हवाले से। He lived in a forest, यानी वो जंगल में रहता था, रहा करता था। He lived in a forest. His father jumped. His father jumped. उसके फादर ने जंप किया, उछला। They drove so fast. उन्होंने बहुत तेज गाड़ी चलाई। Now कारनामे, जैसे I participated in 2 wars. I participated in 2 wars. Second form. I aided the orphan. मैंने किसी यतीम बच्चे की मदद की। I called for ambulance. मैंने एम्बुलेंस को बुलाया, यानी उसको कॉल की। मरहूम की याद में, जैसे उसकी आदत के वो बड़ी अच्छी बातें किया करता था, वो सच बोला करता था, जैसे वो हमारे पास आया करता था, वो यहाँ रहा करता था, यानी ऐसी आदत जो अब उसमें मज़ीद ना हो, या वो इंसान ही मौजूद ना हो, या वो चीज़ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं यूज़ टू के साथ मुंसलिक किया जाता है। He used to speak the truth मीन कि वो सच बोला करता था। अगर आपने कहना है वो सच बोला करता है, तो आपने कहना है He is used to speak in the truth. अब speak है, लेकिन अगर मौजूदा दौर में सच बोला करता है, तो फिर आपको कहना होगा फोर्थ फॉर्म जीरेंट वर्ब ing speak in the truth, लेकिन is am का भी इस्तेमाल। बट हम इस्तेमाल करें सेकंड फॉर्म used to speak the truth. He used to be polite. वो काफ़ी शाइस्ता रहा करता था, बड़ा मुहद्दब था। He used to share his secret. वो अपने राज की बातें बताया करता था। गुजरी बातें, जैसे ये लड़का मुझे तंग किया करता था। This boy used to annoy me. ये बहुत झूठ बोलता था। He used to tell a lie. वो शोर किया करता था, शोर करता रहता था। He used to make a noise. अफसाना, कहानी, जंगल में रहा करता था। He lived in a forest. मैं एक दिन उससे मिला। I met him one day. या फिर one day I met him. मैंने उससे बात की। I talked to him. हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, वजह क्योंकि हम गुजरी बातें कर रहे हैं, कहानी बता रहे हैं। मज़ामीन में हम पास का किसी के कारनामे पढ़ते हैं, लिखते हैं या बताते हैं। जैसे उसने बच्चों के लिए नज़्म लिखी। He wrote a poem for children. उसने आला तालीम हासिल की। He got high education और higher education got. उसने 2018 का इलेक्शन लड़ा। He contested election in 2018. Contested, got, wrote, यानी हमें ऐसी बातें जो गुजरे हुए ज़माने में इस तरह की हों, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके जो दूसरे तरीके हैं सेकंड फॉर्म के इस्तेमाल में, अगर आपके पास एग्जामिनेशन में एक सवाल हल करने के लिए मिला हो कि इसमें कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर फ़िक्रे के लास्ट में यस्टरडे लिखा हो, लास्ट डे हो, फ्यू आवर अगो, फ्यू ईयर्स अगो, लास्ट संडे, दैट डे, यानी कि दिस डे नहीं, दैट डे, आ मेमोरेबल डे, तो आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जांपल, I saw him few years ago. We played cricket 2 hours ago. I participated.
I practiced fast yesterday. मैंने कल रोज़ा रखा। इंग्लिश के टेंसेस में दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे या हम इसी सीरियल में टेंसेस की सीरियल शुरू करेंगे तो आपको तब भी आपको एक दफ़ा याद दिलाएंगे कि ऐसा फ़िक्रा जिसके लास्ट में अलिफ हो, छोटी ये हो या बड़े वाली, जैसे वो हमारे पास आया, उसने खाना खाया, उसने पानी पिया और उड़ गया, सो गया, मर गया, तो हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। बशर्ते के नेगेटिव बात ना हो, बशर्ते के डिड नॉट का इस्तेमाल ना हो रहा हो। इसके अलावा ता था, ती थे, ते थे, ती थी, इस तरह के लास्ट में जैसे वो किसान जंगल में रहता था, we use second form of verb. वो यहाँ से होता था, we use second form of verb. उस दिन वो जल्दी सोया था, he slept that day earlier. इसमें हमने second form का इस्तेमाल किया, he slept earlier that day, यानी उस दिन वो जल्दी सोया था। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, he took breakfast hurriedly. Word hurry is जल्दी, hurriedly जल्दी से। वो शौक से सेब खाता था, he loved to eat apple. इसका एक ये भी मतलब है कि उसने बड़े शौक से सेब खाया, मगर आप अगर ये कहना चाहें कि शौक से सेब खाता था, then you can use he loved to eat apple or he used to love eat apple, या फिर वो सेब खाया करता था, he used to eat apple. उसने कपास काश्त की थी, उसने कपास काश्त की। he inseminated the cotton. अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, जैसे inseminated, he inseminated the cotton. किसी मरहूम की याद में या किसी की आदत बताते हुए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल। दादा अबू असर के बाद अखबार पढ़ते थे, The grandfather used to read newspaper in the afternoon. अखबार पढ़ते हुए वो चाय पीते थे, He used to take tea while reading newspaper. वो फेसबुक पर शायरी करते थे, He used to post a poetry on Facebook. दादा अबू असर के बाद अखबार पढ़ते थे, अखबार पढ़ते हुए वो चाय पीते थे, फेसबुक पर शायरी करते थे। used to read newspaper, used to take tea चाय पिया करते थे, used to post the poetry शायरी लिखा करते थे। हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? used to. दादा अबू असर के बाद अखबार पढ़ते थे, The grandfather used to read newspaper in the afternoon. दादा अबू ने असर के बाद अखबार पढ़ी, The grandfather read the newspaper in the afternoon. फेसबुक पर शायरी करते थे, He used to post poetry on a Facebook. उन्होंने फेसबुक पर शायरी की, He posted poetry on a Facebook. आप इन दोनों में फ़र्क तलाश कर लीजिए। जहाँ पे आया करते थे, किया करते थे, वहाँ पे used to और फर्स्ट फॉर्म, used to तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। जहाँ पे आया, खाया, पिया, किया, पढ़ा, पढ़ी, वहाँ पे सेकंड फॉर्म विदाउट यूजिंग used to। जैसे दादा अबू ने असर के बाद अखबार पढ़ी, इसमें भी फ़र्क है और इसमें भी फ़र्क है। दादा अबू असर के बाद अखबार पढ़ते थे। इन दोनों में जो फ़र्क है वो सिर्फ ये है कि ऊपर वाला फ़िक्रा पढ़ते थे, आया करते थे, उसमें एक रूटीन है हर रोज़, और एक में सिर्फ एक दफ़ा बात को बताया गया है कि वो आया या उसने पढ़ी। अली ने सुबह सवेरे नमाज पढ़ी, अली सेड प्रेयर अर्ली इन द मॉर्निंग। 5 वक्त की नमाज अदा किया करता था, यानी वो 5 वक्त की नमाज अदा किया करता था। और इसमें मैं एक रूटीन बता रहा हूँ, He used to offer 5 times prayer. ऊपर वाले फ़िक्रे में मैंने सिर्फ एक बार बताया कि उसने नमाज पढ़ी,
इसमें मैंने कहा कि वो पढ़ा करता था यानी रहता था, दोस्तों से अच्छा बर्ताव करता था। He used to behave respectfully with his friends. Now the last segment, और इसके बाद आप लोगों के लिए एक टेस्ट होगा जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे कमेंट्स में। आज हम करने जा रहे हैं यूज ऑफ will and shall और साथ में have। तो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं will have, shall have। और जब हम फ्यूचर की बात करें, जैसे हम खाना खा चुके होंगे मुस्तकबिल में, वो आ चुका होगा, यानी मुस्तकबिल में कोई चीज़ परफेक्ट हो जाए, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो, परफेक्ट मुकम्मल, फ्यूचर मुस्तकबिल में कोई काम कंप्लीटेड हो जाए तो हम कहते हैं will have, shall have। और will have का इस्तेमाल you, they, he, she, it या कोई नाम, ये सब्जेक्ट्स, और I, we के साथ shall have का इस्तेमाल होगा। I, we, shall have और will have और shall have के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, जब आपने कुछ कहना हो कि फ़लाँ ये काम कर चुका है या उसने ये कर लिया है, तो हमें थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर फ्यूचर में कहना हो कि वो आ चुका होगा, जा चुका होगा, तो हमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये बताना भी ज़रूरी है कि फ्यूचर वाले ज़माने में, तो उसके लिए हमें शैल हैव और विल हैव का ही काफ़ी इस्तेमाल करना है। जैसे आई शैल हैव मीट, मेट, मेट, थर्ड फॉर्म आई शैल हैव मेट यू, वी शैल हैव मेट यू, यानी हम आपसे मिल चुके होंगे। यू विल हैव मेट हिम, आप उससे मिल चुके होंगे। दे विल हैव कम, वो आ चुके होंगे। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा। इसका फार्मूला इट्स वेरी सिंपल, आई, वी यूज़ शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। कोई भी फॉर्म हो, जैसे गो से थर्ड फॉर्म गॉन, ईट से थर्ड फॉर्म ईटन, टेक से थर्ड फॉर्म टेकन, प्ले से थर्ड फॉर्म प्लेड, तो इसी तरह हम विल और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूला को मद्देनज़र रखते हुए इसके पेश नज़र हम कुछ फ़िक्रात का हल करते हैं। वो सो चुका होगा, ही विल हैव स्लेप्ट, हमने ही के साथ विल हैव का इस्तेमाल किया। देन हमने स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। इसमें से आप ही को फाइंड कीजिए, तो ही यहाँ पे है, साथ में विल हैव और थर्ड फॉर्म। The next sentence is वो जा चुके होंगे, they will have gone, they will have gone, वो जा चुके होंगे, they will have gone, go, went, gone, वो आ चुका होगा, he will have come। Here we have the exercise to solve it up। इसको आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि हम खाना खा चुके होंगे, वो काम ख़त्म कर चुका होगा, हम खाना खा चुके होंगे, अली पानी पी चुका होगा, रूबी को छुट्टी हो चुकी होगी, बारिश थम चुकी होगी, The rain will have stopped। To have more and more English lessons, do not forget to visit our website, that is englishea.com। That's all for now। Thanks for being with EA। और हमें लाजमी बताइएगा कि आपको सबक सीखने के हवाले से क्या मुश्किलात दरपेश हैं।